हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 17 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है लोकसभा इलेक्शन का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कर दिया गया है और इसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को देश भर में इमीडिएट इफेक्ट के साथ इम्प्लीमेंट किया जाना शुरू कर दिया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू इमीडिएट इफेक्ट एंड दिस विल बी इन्फोर्स्ड टिल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के डेट से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश भर में स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन तक होगी। अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से इलेक्शन के रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्टिव होता है और ये अनाउंसमेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस बार का जो लोकसभा इलेक्शन है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा और जो लास्ट पोलिंग की जाएगी, लास्ट वोटिंग जो होगी वो 1 जून को होगी और 4 जून को वोट की काउंटिंग की जानी है। तो 4 जून को रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, 4 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है ये 543 यानी 543 मेंबर्स इलेक्ट करने के लिए हो रहा है। लोकसभा में 543 मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो करवाया जाना है 18 लोकसभा इलेक्शन में। तो ये जो लोकसभा इलेक्शन है वो 18वां इलेक्शन है और 543 मेंबर्स का वो जो सीट मेंबर की सीट है उनके लिए ये इलेक्शन करवाया जा रहा है। और इसकी डेट है लोकसभा इलेक्शन की 19 अप्रैल से 1 जून तक। इस इलेक्शन एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ असेंबली स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी करवाए जाएंगे और वो स्टेट असेंबलीज हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड सिक्किम। ये 4 जो स्टेट हैं इनके स्टेट इलेक्शन भी लोकसभा इलेक्शन के साथ ही होंगे। अगर हम अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की बात करें तो इनमें इलेक्शन स्टेट वाले 19 अप्रैल को होने हैं। आंध्र प्रदेश में 13 मई को इलेक्शन होने हैं और उड़ीसा में 4 फेजेस में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को जो स्टेट इलेक्शन है वो होंगे। टोटल 7 फेजेस में लोकसभा इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये जो 8वां लोकसभा का इलेक्शन है ये सेकंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज मानी जा रही है। यानी कि कितने नंबर ऑफ डेज तक टोटल वोटिंग एक्सरसाइज लोकसभा इलेक्शन में करवाई जानी है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज है। इससे बड़ी जो एक्सरसाइज हुई थी पोलिंग की या वोट डालने का, वो सबसे लंबा जो फेज रहा था, लॉन्गेस्ट फेज सो फॉर, वो कंट्री का पहला जनरल इलेक्शन था जो 1951 सितंबर से शुरू होकर 1952 फरवरी तक चला। तो वो करीब 4-5 महीने की एक्सरसाइज थी। फर्स्ट इलेक्शन इंडिया का जो 1951 में करवाया गया था और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज का अगर पूरा स्ट्रेच देखें तो सेकंड एक्सरसाइज 18वां लोकसभा इलेक्शन में ये हो रही है। और 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में बाई इलेक्शन भी करवाए जाने हैं और इसके साथ ही जैसे 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन भी होंगे लोकसभा इलेक्शन के साथ। अगर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को हम देखें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से टोटल इलेक्टोरल 96 करोड़ 80 लाख बताए गए हैं। ये जो डेटा है कभी कभार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो ये डेटा को एक बार हम देख लेते हैं। टोटल 96 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं इंडिया में और अगर हम 18-19 साल के जो वोटर्स हैं उनकी परसेंटेज देखें तो 1.9%, 98 करोड़ 80 लाख का करीब 1 करोड़ 84 लाख यंग वोटर्स हैं 18-19 ईयर्स के। इसके साथ ही ओवरसीज वोटर्स हैं 1 करोड़ 18 लाख, 1,18,000 ओवरसीज वोटर हैं। 88 लैक्स के करीब वोटर्स विद डिसेबिलिटी हैं और ऐसे वोटर्स जिनकी उम्र 100 ईयर्स से ज़्यादा है ऐसे 2,18,000 वोटर्स हैं। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं 48,044, सर्विस इलेक्टोरल्स हैं जो सर्विस में ऑलरेडी हैं और वो अपना इलेक्शन वोटिंग कास्ट करेंगे, वो 19 लाख हैं। वोटर जो 85 ईयर्स से ज़्यादा हैं वो 81,80,000 और टोटल पोलिंग स्टेशन जो 18वीं लोकसभा के लिए बनाए जाने हैं वो हैं 10,48,202। तो ये जो डेटा है ये 18वें इलेक्शन से रिलेटेड है। अगर टोटल वुमेन की हम बात करें तो इसमें वुमेन का जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 50% माना जा सकता है। 48% और 49% है मैन के अकॉर्डिंग। और जो वुमेन की संख्या है एज ए वोटर वो बड़ी है। फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शन जो 85 साल से ऊपर के हैं और जिनको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है वो अपने होम से ही वोटिंग करेंगे, वोट कास्ट करेंगे।
यहाँ पर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जैसे हमने अभी बात किया था। अब इसके बारे में इसकी जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक सेट ऑफ नॉर्म्स या रूल्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज और इन पार्टीज के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे उनके लिए एक नॉर्म्स या रूल्स बनाए गए हैं, जिनको मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहा जाता है। उनको चुनाव के दौरान, चुनाव के अनाउंसमेंट से लेकर इलेक्शन के डिक्लेरेशन तक किस तरह का कंडक्ट शो करना है, किस तरह का कंडक्ट फॉलो करना है, यही एक मॉडल ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की जो भी कंसेंसस होती है, सारी कंसेंसस होती है कि वो इन रूल्स को फॉलो करेंगे और इन रूल्स को रिस्पेक्ट करेंगे लेटर और स्प्रिट में। इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या एमसीसी ये फॉलो किया जाए पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उनके द्वारा भी, जिससे कि फ्री और फेयर इलेक्शन को करवाए जाएं। और फ्री और फेयर इलेक्शन को करवाने की जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। और किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए। 324 आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीसी ऑल्सो एंश्योर्स कि ऑफिशियल मशीनरी जो भी इलेक्टोरल पर्पस के लिए यूज़ की जानी है उसका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज़ ना करे, और इवन जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है वो भी ऑफिशियल मशीनरी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए यूज़ ना करे। फर्दर ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो भी इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं, जो भी मेल प्रैक्टिसेस हैं या करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको रोका जाए। ये सारी चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के दौरान की जाती हैं और जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। और डेट ऑफ अनाउंसमेंट के दिन, डेट ऑफ अनाउंसमेंट को ये इफेक्टिव हो जाता है और रिजल्ट तक रहता है। ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन टू लोकसभा कोड इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। तो लोकसभा इलेक्शन में तो पूरी देश में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्टिव है। ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर एमसीसी इंप्लीमेंट किया जाए तो वो इंटायर स्टेट में एप्लीकेबल होता है। और अगर बाई इलेक्शन किया जा रहा है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वुड बी एप्लीकेबल इन द एरिया ऑफ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली। तो 3 तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कितने-कितने एरिया में इफेक्टिव होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बाई इलेक्शन है तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ इलेक्शन हो रहा है उसी में एमसीसी इफेक्टिव होगा। स्टेट असेंबली इलेक्शन में कंप्लीट स्टेट में इफेक्टिव होगा और लोकसभा इलेक्शन में पूरे देश में इफेक्टिव होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी की अगर हम इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें इंडिया में पहली बार कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसका ओरिजिन माना जाता है केरला के असेंबली इलेक्शन जो 1960s में करवाए गए थे। वहाँ पर फर्स्ट टाइम कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर किया गया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कि किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में। तो उसी के बाद इन चीज़ों को बेसिस मानकर 1962 में लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्कुलेट किए कुछ कंडक्ट सारी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जो आगे जिसको एक प्रैक्टिस बना दिया गया और आगे फॉलो किया जाने लगा। हाउएवर कुछ करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस भी देखी गई आगे आने वाले इलेक्शन में। इंडिया के इंडिपेंडेंस और उसके बाद के जो इलेक्शन हुए उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई। मसल पावर और मनी पावर का जो खेल है वो बहुत बढ़ने लगा। 1962 से 1961 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन कोड्स को भी इसके अकॉर्डिंग, बदलते माहौल के अकॉर्डिंग रिडिफाइन किया, नए नए नॉर्म्स बनाए, उनमें कुछ सेक्शन ऐड किए ताकि जो भी पार्टी पावर में है उनको रेगुलेट किया जाए और उनको प्रिवेंट किया जाए कि बाकी पार्टी के रिस्पेक्ट में उनको अनफेयर एडवांटेज इलेक्शन में ना मिले। और उसके बाद इनको आगे चलकर इनका नाम चेंज करके कोड ऑफ कंडक्ट को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाने लगा और इनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की बात की जाने लगी। लेकिन इनका जो पूरा इफेक्टिव करने का फ्रेमवर्क है वो लीगल नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में किसी को लीगल पेनल्टी नहीं किसी पे भी लीगल पेनल्टी नहीं लगती। इसीलिए कारण से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है बिकॉज़ इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। ये केवल मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंडक्ट डिज़ाइन किए गए हैं। आफ्टर 1991 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ नए मीन्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निकाले और इन केस ऑफ वायलेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी एन सेशन एक्सरसाइज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आर्टिकल 324 टू पोस्टपोन इलेक्शन। तो ये एक केस देखा गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी एन सेशन के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था टू इंक्लूड गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो
इन मॉडल ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को जो पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो अपना लाती हैं इलेक्शन के लिए, वो भी उसमें भी ऊट पटांग अपने कोई भी चुनावी वादे ना करे। एक तरह से जो भी वादे किए जाएं वो कुछ रैशनल और बेसिस के हिसाब से किए जाए, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाना पॉसिबल हो। कुछ भी अनाप शनाप वादे नहीं होने चाहिए इलेक्शन मैनिफेस्टोज में। तो 2013 में इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया था इसके रिगार्डिंग। इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को भी नज़र में रख के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में नई जो गाइडलाइंस है वो लाए, विच वर सब्सिक्वेंटली इंक्लूडेड इन 2014 जनरल इलेक्शन, जिसको 2014 जनरल इलेक्शन में अपनाया गया। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी रहती है कि इसमें नॉर्मली जो पार्टी पावर में होती है उनको अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है, और पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को के इम्प्लीमेंटेशन को लेके। ये देखा गया है कि या ऑपोजिशन की ये जो है एक तरह से एलिगेशन रहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पॉलिटिकल लीडर्स जो पावर में हैं उनके लिए इनका इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से लेटर और स्पिरिट में नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन नेवी वॉरशिप ने 17 क्रू मेंबर्स को गल्फ ऑफ एदन में पायरेट्स के अटैक से रेस्क्यू किया है। और इसमें इंडियन नेवी का एक डिस्ट्रॉयर शिप है आईएनएस कोलकाता, उसके द्वारा ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा था कि रेड सी और गल्फ ऑफ अदन का जो एरिया, जहाँ पर पिछले कुछ महीनों से पायरेट्स का जो पायरेसी रिलेटेड एक्टिविटी है, हाईजैकिंग ऑपरेशन है, वो बहुत बढ़ गए हैं। और ये जो ऑपरेशन है ये हमास और इजराइल, हमास का जो इजराइल पे अटैक किया गया था उसके बाद इजराइल ने जो पैलेस्तीन पे अटैक किया है, गाजा एरिया में अटैक किया है, उसके अगेंस्ट में ये जो पायरेट्स है वो यहाँ पर लगातार जो कमर्शियल शिप्स पास करते हैं गल्फ ऑफ ओमान से, जाते हैं रेड सी और सूज कैनल के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज के बीच जो ट्रेड होता है, उनको हैम्पर करने के लिए पायरेट्स के द्वारा लगातार अटैक किए जा रहे हैं। देयर हैज बीन रिसर्जेंस इन पायरेसी इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये पूरा एरिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है इसको। अगर यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला इस तरह से है और यहाँ पर अफ्रीका का ये पार्ट आता है इस तरह से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इस तरह से। अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये है रेड सी का एरिया, और ये वाला जो एरिया है ये है गल्फ ऑफ अदन। और अफ्रीका का ये वाला एरिया इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें 4 कंट्री आती हैं जो एक्रोनिम सीड नाम से जिनको जाना जाता है। तो ये 4 कंट्री का नियर बाई एरिया, और जो यमन से टच करता हुआ गल्फ ऑफ अदन का एरिया है, यहाँ पर पायरेसी के बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है। तो यहाँ पर आईएनएस कोलकाता ने माल्टा के एक शिप को पायरेट्स ने कब्जे में ले लिया था, उसके द्वारा ये अपने पायरेसी के ऑपरेशन कर रहा था। तो उस माल्टा के शिप पे जितने भी लोग थे उसमें 17 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया आईएनएस कोलकाता ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आईएनएस कोलकाता ये इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर है जो गल्फ ऑफ अदन और अरेबियन सी के एरिया में एंटी पायरेसी और एंटी हाईजैकिंग रिलेटेड ऑपरेशन करता है। उसमें अगर हम इंडिया के टोटल जो अलग अलग फोर्सेस के कंपोनेंट्स या पार्ट्स इन्वॉल्व थे उनकी अगर हम बात करें, तो इसमें आईएनएस कोलकाता के साथ साथ आईएनएस सुभद्रा भी इन्वॉल्व था, जिसने सपोर्ट किया था आईएनएस कोलकाता को। और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल यूएवी P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और मार्कोज जो नेवी के कमांडोज हैं उनके द्वारा भी ये ऑपरेशन किया गया, टेकिंग एक्शन। और ये जो पूरा कार्रवाई है ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ली गई है, टेकिंग एक्शन इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ विद मिनिमल फोर्स नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज द पायरेट्स थ्रेट टू शिपिंग एंड सीफेयर। तो इंडिया ने पिछले भी कुछ महीनों में दूसरे कंट्रीज के शिप पे जो लोग फंस गए थे उनको रेस्क्यू किया है, और ये इंडिया की तरफ से एक बड़े लेवल पर हेल्प या एक इंडिया की तरफ से अपना एक हेल्पिंग जेस्चर माना जा सकता है। 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन पीएम रूफटॉप सोलर स्कीम में हुए, ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीएम
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सोलर रूफटॉप फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। इसको क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। ये जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर पीएम सोलर स्कीम के दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये 75,000 करोड़ की स्कीम है। स्टार्टिंग में इनिशियल प्लान था टू फुल्ली सब्सिडाइज द इंस्टॉलेशन ऑफ 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से 3 किलोवाट सोलर सिस्टम। इस स्कीम के तहत 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को रूफटॉप एज ए रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाना है इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। 1 करोड़ घरों में इनको इंस्टॉल किया जाना है। और इन इंस्टॉलेशन में जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसके द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी है उनके साथ टाई अप किया जाएगा। स्कीम विल नाउ ओनली कंट्रीब्यूट अप टू 60% ऑफ द कॉस्ट। इसका नाम है मुफ्त बिजली योजना, लेकिन स्टार्टिंग में ये जो स्कीम है इसमें 60% का कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है हाउस होल्ड की तरफ से। हाउस होल्ड्स इंटरेस्टेड इन अवेलिंग द स्कीम्स बेनिफिट विल हैव टू पे बैलेंस मिनिमम ऑफ 20,000। 60% स्कीम में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो हाउस होल्ड के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। कम से कम 20,000 का अमाउंट हाउस होल्ड के द्वारा दिया जाना है, वो डिसाइड किया गया इस स्कीम में, डिपेंडिंग ऑन द पावर कैपेसिटी ऑफ द इंस्टॉल सिस्टम। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट उसमें जितना भी रहता है उसका 40% हाउस होल्ड देगा। थ्रू दिस कुड बी डिफरेंट बाई, और ये इनको जो लोन दिया जाएगा हाउस होल्ड को रूफ टॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, वो लोन लो इंटरेस्ट पे होगा, कोलेट्रल फ्री लोन होगा। तो ये बात हो गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सोलर रूफटॉप फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। आईडीएफ इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने रिकमेंड किया है कि मोर सेंसिटिव टेस्ट की ज़रूरत है टू इंडिकेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनको टाइमली डिटेक्ट करने की ज़रूरत है और इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट है। इंटरनेशनल फेडरेशन डायबिटीज़ फेडरेशन ने अपने स्टेटमेंट में रिकमेंड किया है फॉर द अडॉप्शन ऑफ ए टेस्ट मीजरिंग ब्लड शुगर 1 आवर। ब्लड शुगर 1 आवर टेस्ट एक टेस्ट होता है जो डायबिटीज़ को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो टेस्ट है 1 आवर PG test after load of oral glucose tolerance test has been administered to check the diabetes risk. They have also recommended revising glycemic threshold to measure and predict the risk of developing diabetes. तो डायबिटीज जो डेवलप हो रही है उसके रिस्क को पहचानने के लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद 1 आवर PG टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, ये रिसर्च में देखा गया है। ओरल ग्लूकोज टेस्ट बेस्ट इंडिकेटर है फॉर डिटेक्टिंग ऑनसेट ऑफ डायबिटीज एट द फ्यूचर डेट, एंड इफ इट इज नॉट एम्प्लॉयड मैनी रिमेन अनडायग्नोज्ड एंड अनट्रीटेड। ओरल ग्लूकोज टेस्ट भी काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन इसके बाद 1 आवर PG टेस्ट की जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव या इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव इंडिकेटर माना जा सकता है डायबिटीज़ टेस्ट के लिए। जो डायबिटीज़ का लेवल है वो 155 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कट ऑफ वैल्यू मानी गई है। ये जो टेस्ट है ये 1 आवर सैंपल एट डायबिटीज़ टेस्ट सेंटर पे इनका टेस्टिंग किया गया है, एंड दैट इज़ व्हेन दे डिस्कवर्ड कि 155 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज क्रूशियल कट ऑफ वैल्यू। ग्लोबली देयर आर एग्रीमेंट ओवर 155 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एट 1 आवर आफ्टर OGTT बीइंग द कट ऑफ वैल्यू। और कोई भी वैल्यू अगर ग्लूकोज की वैल्यू 209 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा होगी तो इट इज़ कंसीडर्ड दैट पर्सन हैज़ डायबिटीज़। तो ये जो लेवल है उसको उसको कट ऑफ लेवल माना गया है 155 मिलीग्राम पर DL। 155 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा जिसमें ग्लूकोज का लेवल है वो डायबिटिक, उसमें डायबिटिक इंडिकेटर्स दिख सकते हैं और वो ज़्यादा प्रोन टू डायबिटिक है। और अगर 209 के ऊपर ये जो वैल्यू है ये पहुंच जाती है तो उस केस में वो पर्सन डायबिटिक होता है, यानी कि उसको डायबिटीज हो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे है, या प्रॉपर उसे डायबिटिक पेशेंट माना जा सकता है। तो 209 mg पर DL तो अपर लिमिट है, और इसकी जो नॉर्मल लिमिट है वो 155 mg पर DL मानी जाती है ग्लोबली। तो ग्लोबली इंडिकेटर है 155 DL। ये थ्रेशोल्ड माना जा सकता है डायबिटिक चेकिंग के लिए। 155 mg पर DL से नीचे डायबिटिक कंडीशन शो नहीं करता। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका नाम है
यूएन यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, जो पैलेस्टीन में रिफ्यूजी लोगों की कंडीशन रिलेटेड काम करती है, उनको एड पहुंचाने का काम करती है, उनको फूड सप्लाई करने का काम करती है। तो यूएन एजेंसी ने बोला है कि जो प्लाइट ऑफ कंडीशन इन नदन गाजा है वो बहुत ही खराब है। करीब 1 in 3 चिल्ड्रन, हर 3 में से एक जो चिल्ड्रन है अंडर 2 ईयर्स ऑफ एज, वो एक्यूट मालनरिज्ड है। और जो सिचुएशन है वहाँ गाजा, नॉर्थ गाजा एरिया में, वो बहुत ही बुरी बन गई है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके उनको खाने के लिए और उनकी जो कंडीशन है रहने के लिए बहुत ही बुरी है। और इससे जो फेमाइन की कंडीशन है, अकाल की कंडीशन है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो यूएन एजेंसी के द्वारा इसराइल को बोला गया है कि जो एड्स और जो फूड स्टफ है, फूड, वो इसराइल नॉर्थ रीजन में जो सप्लाई भेजी जा रही है उनको रोके नहीं, और उनको जाने के लिए इसराइल की तरफ से कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। ये जो बात है इस आर्टिकल में बताई गई है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। और ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के एक तरह से अटैक इसराइल ने किया है गाजा पे और नॉर्थ गाजा पे। बेसिकली इसराइल ने हमास को टारगेट करके अटैक किया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पे अटैक किया था, जिसमें करीब 11-1200 लोग मरे थे। लेकिन जो इसराइल के द्वारा अटैक रिटेलिएशन में किया गया, उसके बाद आज की डेट तक करीब 31,000 लोग इसराइल के रिटेलिएटरी अटैक में मारे जा चुके हैं। और इसके साथ जो वहाँ के बच्चों की कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है, जो टाइम टाइम पे यूनाइटेड नेशन की इस एजेंसी के द्वारा बताया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ दिनों पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मॉडल्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, कुछ परमिशन रूल लाए गए थे, जिसको जिसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था टेक फर्म्स के द्वारा। और अब माहिती या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वो जो परमिशन रूल हैं उनको वापस ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ विड्रॉन ए continuous advisory that has required AI companies to obtain government permission to make their products available to user online in India। यानी कि कोई भी एआई कंपनी अगर ऑनलाइन कोई भी अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करेगा तो इससे पहले उस कंपनी को गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा रूल लाया गया था। और रिवाइज एडवाइजरी विड्रॉ, अब एक दोबारा से एडवाइजरी निकाल के इस रूल को सरकार ने वापस ले लिया है, जो कि एक अच्छा साइन माना जा रहा है स्कॉलर्स के द्वारा। अब इसके बाद एक और एडवाइजरी गवर्नमेंट ने निकाली थी, जिसमें एआई कंपनीज को वार्न किया गया था, एआई फर्म्स को वार्न किया गया था अगेंस्ट बायस और डिस्क्रिमिनेशन और थ्रेटनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो 2 एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली थी, जिनको लेकर पूरा ये मामला बताया गया है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो गूगल के जेमिनी, जो एआई चैटबॉट गूगल ने निकाला है, उसके जो रिस्पॉन्सेज आए थे, जिसमें जेमिनी ने प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड कुछ जो वर्ड्स शो किए थे, फासिस्ट और जो ऑटोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, उनको लेकर ये जो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन रूल लगाए गए थे, जिसको अब वापस ले लिया गया है। अब ये जो मार्च 1 की एडवाइजरी थी, दिस वुड हैव सीवियरली रिड्यूस, इससे अब फ़र्क क्या पड़ेगा? आप कह रहे हैं इस पर्टिकुलर एडवाइस से फ़र्क पूरी एआई इंडस्ट्री पे ये पड़ सकता था कि इससे मार्केट जो बन रहा था, एआई का बढ़ रहा था, वो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती, और जो इनोवेटिव इकोसिस्टम है कंट्री में, वो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड भी कम हो जाती। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये समझते हुए ये एडवाइजरी वापस ले ली है। वाइल द रिवीजन ऑफ जो डेफिनेटली पॉजिटिव स्टेप, जो एडवाइजरी सरकार ने वापस ली है वो एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन फिर भी जो पूरा ये एपिसोड हुआ है, इसमें सरकार को अपना रैंडम जो कोई डिसीजन लेने का जो अभी तक प्रोसेस चल रहा है, उसको हटाते हुए, अब क्विक रिएक्शन को हटाते हुए एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी चाहिए, एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी बनाई जानी चाहिए, जिससे कि जो कंपनी है वो उसको अपने काम को लेकर या अपने इनोवेशन रिलेटेड रिसर्च को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, और गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ रूल्स रखे जिससे पूरे कंट्री में जो इकोसिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो भी हैम्पर ना हो। रिवीजन इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेप। द फुल एपिसोड हाइलाइट्स द नीड फॉर प्रोसीजरल safeguard to avoid quick reaction to incidents, and instead government should adopt a more
कंसल्टेटिव अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग अगर की जा रही है तो इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके, उनसे कंसल्ट करके जो पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये थे आज के हिंदू के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।